Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग चैप्टर नंबर 6 को स्टडी आउट कर रहे थे फ्रॉम क्लास 6 ज्योग्राफी और जो बुक हम लोग रेफर करते हैं दैट इज एनसीईआरटी राइट। हम लोग मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ इस रिस्पेक्टिव चैप्टर को स्टडी आउट कर रहे थे। अब इसी रिस्पेक्टिव चैप्टर को हम लोग आगे यहाँ पर माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, आगे अब और इसमें माउंटेन्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी आउट करेंगे। ओके सो मैं रिस्पेक्टिव पोजीशन में पहुंचाते हैं जहाँ पे हम लोगों को लेफ्ट आउट किया था। राइट या फाइन। सो हम लोग ने 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के नेम्स को स्टडी किया था, 4 माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स राइट। ओके अब इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। ओके अब जो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था और जो एल्प्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये दोनों जो माउंटेन्स है ना, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। इनको ये एग्जांपल है फोल्ड माउंटेन्स के, जिसमें से कि जो ऊपर का पोर्शन तो रग्ड होता है और हाई कोनिकल पीक्स, मतलब कि रग्ड रिलीफ होता है और हाई कोनिकल पीक्स होती हैं इसमें ना। व्हाट इज दिस रग्ड रिलीफ, मैं आपको ये चीज़ एक सेकेंड शो करती हूँ। ऊपर डायग्राम इसका मेंशन आउट था, 1 सेकेंड। या ये होते हैं इस तरीके के, बोलते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो हाई कोनिकल पीक्स और रग्ड रिलीफ। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं यहाँ पे इस रिस्पेक्टिव में लाइक चीज़ें। ठीक है, वापस से मैं नीचे चलती हूँ यहाँ पर। ग्रेट। ठीक है, द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अब अरावली रेंज जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पुरानी फोल्ड माउंटेन्स की रेंजेस है। ठीक है, पूरे बोल में द रेंज 1 सेकेंड द रेंज हैज़ कंसिडरेबली worn down due to the processes of erosion। अब जिसकी रेंज है कंसिडरेबली धीमे धीमे नीचे होती प्रोसेस, मतलब इरोशन के प्रोसेस की वजह से जो रेंज है धीमे धीमे नीचे होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, The Appalachians in the North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevations। अब ये जो रिस्पेक्टिव माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका में और यूरल माउंटेन्स जो हैं वो रशिया में, अब इनमें क्या है, इनमें राउंडेड फीचर्स होते हैं और लो एलिवेशन के साथ। ठीक है, इसमें राउंडेड जो भी फीचर्स होते हैं वो राउंडेड फीचर्स होते हैं और एलिवेशन का जो होता है वो बहुत ही लो होता है, मतलब कम एलिवेशन पे होते हैं। ठीक है, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, बहुत ही पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें, सो ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। अब ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनाए जाते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स जब कोई भी जो लार्ज एरिया होता है वो टूट जाता है और जब उसको वर्टिकल डायरेक्शन में वो रिस्पेक्टिव एरिया डिस्प्लेस करा जाता है तब हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिगर 6.3 है ये ब्लॉक माउंटेन का ही एक एग्जाम्पल है। तो क्या था, जब लार्ज एरियाज जब ब्रोक हो जाता है, लार्ज एरिया जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं वो टूट जाते हैं और वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो भी रहे हैं। ठीक है, तब हमारे ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। The uplifted blocks are termed as horsts and the lower blocks are called as graben। और जो blocks इसमें जो uplift जो ऊंचे होते हैं उनको बोलते हैं horst और जो blocks इसमें lower होते हैं, मतलब जो नीचे होते हैं, उनको बोलते हैं graben। ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये terms हैं। The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are example of such mountain system। अब जो Rhine Valley और जो Vosges Mountains हैं यूरोप में, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं इस ब्लॉक माउंटेन सिस्टम के। ठीक है, नेक्स्ट नाउ कम्स द वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब वॉल्केनिक माउंटेन्स जो होते हैं वो वॉल्केनिक एक्टिविटी की हेल्प से फॉर्म होते हैं, मतलब कि जहाँ पे वॉल्केनो इरप्शंस वगैरह होते हैं तो वॉल्केनिक जो भी एक्टिविटी होती है उनकी वजह से ये वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are examples of such mountains। तो अब यहाँ पे volcanic mountains के examples क्या हैं? Mount Kilimanjaro अफ्रीका में और Mount Fujiyama जापान में। तो ये हैं example इन दोनों respective इस volcanic mountains के।
माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, माउंटेन्स जो हैं माउंटेन्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर. अब जो माउंटेन्स होते हैं ना वो वाटर का एक स्टोर हाउस, मतलब कि जैसे कि एक घर में एक स्टोर हाउस नहीं होता जिसमें कि आप स्टोर में सारा सामान रखते हो, जो भी चीज़ें आपकी होती है, जो भी एक्स्ट्रा होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होती है आप उसमें रखते हो. तो उसी तरीके से माउंटेन्स भी वाटर के लिए एक स्टोर हाउस की तरीके एक्ट करते हैं. Many rivers have their source in the glaciers in the mountains. बहुत सारे रिवर्स हैं जिनके पास खुद का सोर्स होता है ग्लेशियर्स में, जो कि माउंटेन्स में होते हैं. ग्लेशियर्स जब आइस जब फ्रोजन हो जाती है दैट वी कॉल एज ग्लेशियर्स, राइट. लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने. तो जो रिवर्स होते हैं उनके पास खुद का सोर्स होता है ग्लेशियर्स में, जो कि माउंटेन्स में होते हैं. ठीक है. रिजर्वॉयर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल. फिर जो ग्लेशियर्स होते हैं उसमें वहाँ पे क्या होता है, रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं. ठीक है. और फिर वहाँ से जो वाटर है वो लोगों के यूज़ के लिए वहाँ से लाइक लिया जाता है. तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है. वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अब जो वाटर जो माउंटेन से आता है, जो माउंटेन से जो वाटर मिलता है वो पहला तो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी जनरेट होता है. तो जो वाटर हम लोग को माउंटेन से मिलता है इन दोनों रिस्पेक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ आउट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और इरिगेशन के लिए. ठीक है. द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. अब जो रिवर वैलीज होती हैं और जो टेरेस होते हैं, ठीक है, वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं इन दोनों चीज़ों को. माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. अब जो माउंटेन्स होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है फ्लोरा और फौना. ये टाइप ऑफ लाइक फ्लावर्स एंड ऑल दोज टाइप ऑफ थिंग्स होते हैं. ठीक है. द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉडर शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स. अब जो फॉरेस्ट होते हैं वो फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन्स एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट प्रोवाइड करती हैं, राइट. नेचुरल दे प्रोवाइड अस दीज थिंग्स. माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट. अब माउंटेन्स जो है वो एक आइडलिक साइट टूरिस्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि टूरिस्ट वहाँ विजिट करते हैं. माउंटेन्स जो ब्यूटीफुल माउंटेन्स होते हैं उनको देखते हैं. कुछ माउंटेनियर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं. तो इस तरीके से ये टूरिस्ट के लिए एक आइडलिक साइट होती है माउंटेन्स. दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी. भाई जो टूरिस्ट होते हैं वो माउंटेन्स में लाइक विजिट करते हैं उसकी सीनरी देखने के लिए, उसकी ब्यूटीफुलनेस देखने के लिए. पीपल माउंटेन्स में विजिट करते रहते हैं वहाँ का नेचर के लिए. तो सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स. अब माउंटेन्स पे इस तरीके के स्पोर्ट्स लाइक जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, तो इस तरीके के जो स्पोर्ट्स होते हैं ना वो बहुत पॉपुलर होते हैं माउंटेन्स. तो माउंटेन्स पर जहाँ पे बर्फ़ वगैरह होती है तो वहाँ पे ये इस टाइप के स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं. स्कीइंग जो है वो जब बर्फ़ होती है तो स्कीइंग में बर्फ़ वगैरह में स्कीइंग हो सकती है, राइट. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो राइट यहाँ पे ये फिनिश अप होता है माउंटेन से. पहले यहाँ पे कुछ लाइक वो है वो देख लेते. सबसे पहले ये जो इमेज लेफ्ट हैंड साइड में है, दिस इज योर वोल्केनिक माउंटेन. इस तरीके से होते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स. और ये जो राइट हैंड साइड में है तो ये भी वोल्केनिक माउंटेन का ही एक वो है, एक इस तरीके से होता है. तो जो नीचे की साइड है जो ऑरेंज कलर है, यहाँ पे मैग्मा जो होता है वो बनता रहता है. मतलब काफ़ी प्रेशर के अंडर यहाँ पे मैग्मा बनता रहता है. ठीक है. धीमे धीमे फिर आउटर क्या होता है, आउटर उसका मोल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन द साइड इज कॉल्ड लावा. और जो साइड से यहाँ पे जो भी जैसे कि जब भी वोल्केनो बर्स्ट होता है तो उससे साइड में जो भी चीज़ें यहाँ पे फ्लो होती हैं, एक होती है लावा बॉम्ब्स और दूसरे होते हैं कुछ रॉक्स टाइप के होते हैं. ठीक है. जो कि साइड से नीचे आते जाते हैं और उनको बोलते हैं हम लोग लावा. ठीक है. सेम हियर. और फिर द वोल्केनिक कोन इज कंपोज ऑफ लेयर्स ऑफ एश एंड लावा. और जो वोल्केनिक कोन है वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है, वोल्केनिक कोन कंपोज होती है लेयर्स ऑफ एश और लावा से. तो इन दोनों चीज़ों से मिलके ये वोल्केनिक कोन कंपोज होती है.
तो यहाँ पे जैसे वॉल्केनो इरप्ट होता है तो ह्यूज क्लाउड्स ऑफ स्टीम, वॉल्केनिक ऐश एंड गैस, तो ये तुरंत फॉर्म होते हैं और तुरंत वॉल्केनो से बाहर निकलते हैं, दैट इज द इरप्शन ओनली। ठीक है, ग्रेट। और यहाँ पे ये एक रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स की पिक्चर है, दैट इज स्कीइंग। ठीक है, स्कीइंग की है, ग्रेट। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट आउट करेंगे प्लाट्यूज के बारे में। अब हम लोग प्लाट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर दीज प्लाट्यूज। A plateau is an elevated flat land. अब ये एलिवेटेड फ्लैट मतलब कि ये एलिवेट तो होता है, मतलब ऊंचाई होती है इसकी, मतलब ये बिल्कुल फ्लैट होता है, फ्लैट लैंड होता है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। जो भी सराउंडिंग, जो भी आसपास का एरिया होता है, इसमें क्या है, एक ऐसे मतलब टेबल लैंड टाइप का एक्ट करती है, जैसे कि लैंड पे कोई टेबल खड़ी कर दी गई हो। ठीक है, जो कि ऊपर से एकदम फ्लैट हो। तो इस तरीके से प्लेट्यू जो होता है, सराउंडिंग एरियाज में जो भी उसके आसपास का एरिया होता है, वहाँ से देखो तो प्लेट्यू इसी तरीके का लगता है कि एक कोई लैंड पे एक टेबल को खड़ा कर दिया गया है जो कि ऊपर से काफ़ी फ्लैट है। ठीक है, अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। अब जो प्लेट्यूज होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा साइड्स होती हैं स्लोप्स के साथ, जो भी स्लोप है तो उससे एक या एक से ज़्यादा स्लाइड होती है स्लोप्स के साथ। अब इधर पे आप पहले इसको देखो, ये इमेज फिगर 6.5, ये रिस्पेक्टिव प्लेट्यू की ही इमेज है। यहाँ पे प्लेट्यू जो ऊपर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द प्लेट्यू ओनली। ठीक है, द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वैरीज विद फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स। अब हाइट जो होती है प्लेट्यूज की वो वैरी करती है, कुछ 100 मीटर्स का भी होते हैं, कुछ सेवरल 1000 मीटर्स भी होते हैं, तो दैट वैरी मतलब डिफ्रेंशिएट होती है जो रिस्पेक्टिव हाइट होती है, काफ़ी डिफरेंस भी होता है हाइट्स में, मतलब हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स से स्टार्ट होती है और सेवरल थाउजेंड ऑफ मीटर्स तक का रेंज करते हैं प्लेट्यूज। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड। अब जैसे कि माउंटेन्स हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ माउंटेन्स यंग थे, कुछ ओल्ड थे, राइट, उसी तरीके से प्लेट्यूज भी यंग और ओल्ड होते हैं। ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। अब जो डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, मतलब वन ऑफ द सबसे पुराना प्लेट्यू है ये इंडिया में, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, टेंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। अब और एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केन्या में, टेंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये प्लेट्यूज की ही एग्जाम्पल हैं। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू कौन है, तो वो है तिब्बत प्लेट्यू। ये हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी हाइट है 4000 to 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है, इसकी हाइट है 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हम लोग हाइट वगैरह मेजर करते हैं वो अबव द सी लेवल मेजर करते हैं, राइट। तो सेम उसी में होता है, जैसे कि तिब्बत प्लेट्यू है तो इसकी जो ये हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में, और इसकी जो हाइट है वो 4000 to 6000 मीटर से सी लेवल के अबव। तो हम लोगों ने पढ़ा था सी लेवल जो होता है वहीं से हम लोग पूरी हाइट अबव द सी लेवल मेजर करते हैं हाइट को, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्लेट्यू है, सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड में। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। अब प्लेट्यूज बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, क्यों, क्योंकि वो उस पर काफ़ी ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, मिनरल्स उसमें बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं, मतलब सॉइल वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए प्लेट्यूज को ना बहुत ज़्यादा यूजफुल कहा जाता है। As a result, many of the mining areas in the world are located in the plateau areas. इसीलिए ज़्यादातर जो माइनिंग एरिया जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है, मतलब माइनिंग वगैरह होती है, तो वो जो एरियाज़ हैं वो प्लेट्यू जो भी जगह हैं वो प्लेट्यू एरियाज़ में ही लोकेटेड है ज़्यादातर। ठीक है, इसी की वजह से, क्योंकि काफ़ी रिच होता है मिनरल डिपॉजिट्स में प्लेट्यूज। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अब जो अफ्रीकन प्लेट्यू है, 1 सेकेंड राइट है, अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो बहुत ही फेमस है गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए। ठीक है, इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन,
कोल और मैंगनीज हम लोग को मिलता है छोटा नागपुर प्लाट्यू में। तो अफ्रीकन प्लाट्यू जो है वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है, और इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लाट्यू है वहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा आयरन, कोल और मैंगनीज मिलता है, ठीक है। इन द प्लाट्यू एरियाज there may be several waterfalls at the river falls from a great height। अब जो प्लाट्यू एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत सारी वाटरफॉल्स होती हैं, राइट। क्यों? क्योंकि जो रिवर्स होती हैं वो एक बहुत ऊंची हाइट से फॉल करती हैं, तो वहीं पे वाटरफॉल्स भी हो जाती है जो भी प्लाट्यू एरियाज होते हैं वहाँ पे। तो इन इंडिया द हुंद्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लाट्यू ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। तो अगर इंडिया में हम लोग बात करें तो हुंद्रू फॉल्स जो कि छोटा नागपुर प्लाट्यू में है, जो कि रिवर सुबर्णरेखा में है, और जो जॉग फॉल्स हैं जो कि कर्नाटका में है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन तरीके की वाटरफॉल्स के। तो क्योंकि जो रिवर्स है बहुत ज़्यादा हाइट से फॉल करता है नीचे की तरफ, तो उसमें ये जो फॉल्स होती हैं दैट आर कॉल्ड एज वाटरफॉल्स, ठीक है। मे बी आप विजिट करे होंगे, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कहीं घूमने गए होंगे तो वाटरफॉल्स जनरली आपने विजिट करी होंगी। द लावा प्लाट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। जो लावा प्लाट्यूज होते हैं वो ब्लैक सॉइल, वहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और कल्टिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा वही अच्छे होते हैं। एक्सक्यूज मी। तो जो लावा प्लाट्यूज होते हैं उधर पे ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा होता है, और ब्लैक सॉइल के रीज़न से ही वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और कल्टिवेशन के लिए सबसे अच्छे वो माने जाते हैं। Many plateaus have scenic spots and are a great attraction of tourists। और बहुत सारे प्लाट्यूज ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत सारी सीनरी और बहुत अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है, तो वो टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करते हैं, और टूरिस्ट के लिए वो अच्छी प्लेसेस वगैरह होती हैं विजिट आउट करने के लिए, ठीक है। ग्रेट। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। अब प्लेन्स क्या होते हैं? जो फ्लैट लैंड्स होते हैं, ठीक है। प्लेन्स क्या होते हैं? लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। जो फ्लैट लैंड होते हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेन। मैं एग्जाम्पल ये हैं प्लेन्स, ठीक है। जो लैंड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्लेन, इस तरीके के, ठीक है। They are generally not more than 200 meters above mean sea level। ये generally 200 meters above the sea level से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। Some plains are extremely level। कुछ plains एक normal level पर ही होते हैं, बहुत ज़्यादा normal level होता है कुछ plains का, कई सारे plains का actually। Others may be slightly rolling and upright। कुछ plains ऐसे हैं जो कि स्लाइटली मतलब रोलिंग प्लेन्स भी होते हैं, तो अलग अलग तरीके के प्लेन्स भी यहाँ पर होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारे प्लेन्स ऐसे होते हैं जो कि रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर फॉर्म होते हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सारी जो मतलब रिवर्स होती हैं वो जब एक जगह जाके मिलती हैं, दैट आर द ट्रिब्यूटरीज, राइट। ये हम लोग चैप्टर नंबर हिस्ट्री में पढ़ा था एक्चुअली, नॉट राइट इन द ज्योग्राफी, बट हाँ मैंने हिस्ट्री में पढ़ाई थी इस चीज़ को, ट्रिब्यूटरीज को। तो कुछ यहाँ पे प्लेन्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं रिवर्स से, और यहाँ पे और उनकी ट्रिब्यूटरीज से सब मिल करके यहाँ पे फॉर्म होते हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। तो जो रिवर्स होते हैं वो जो माउंटेन्स होते हैं उनके स्लोप से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल। अब वहाँ पे जो भी मटीरियल होता है, जो भी इरोजन वाला जो मटीरियल होता है, तो जो भी वो उसको अपने साथ वहाँ से नीचे कैरी करते हुए ले जाते हैं। तो इरोजन मटीरियल मतलब कि जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, सैंड होती है, तो ये सारी चीज़ें। और जैसे ही वो जो अपने साथ होते हैं, अपने साथ मतलब वाटर के साथ उसको नीचे वो लेते हुए चले जाते हैं, तो जितना भी स्टोन्स होते हैं, जितनी भी सैंड होती है, वो सारी की सारी जाके वैलीज वगैरह में इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो सारी की सारी जाके वैलीज वगैरह में वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। It is from their deposits that plains are formed। और इन्हीं सब जो डिपॉजिट्स होते हैं इसी रिस्पेक्टिव प्रोसेस से प्लेन्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेन्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। माउंटेन्स वगैरह में जो भी इरोजन वगैरह होता है
जैसे ही वो रिवर फ्लो करती है तो अपना साथ सारा इरोशन को नीचे लेते हुए जाती है, तो एक बार नीचे जाके सारा के सारा जो तो मटेरियल होता है लाइक स्टोन्स, सैंड, स्लेटी, सारे के सारे डिपॉजिट हो जाता है वो सारा लोड वहाँ पे, और फिर वो फॉर्म कर देते हैं वैलीज, मतलब वैलीज में स्टोर हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, और ये सारा जो डिपॉजिट्स होता है यही फॉर्म कर देता है प्लेन्स को, ठीक है। जनरली जो प्लेन्स होते हैं काफ़ी फर्टाइल होते हैं, अब ऑब्वियसली यहाँ पे स्टोन्स हैं, सैंड वगैरह है, तो इसलिए फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी, अब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का जो कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब रास्ते वगैरह बनाना, तो कंस्ट्रक्शन का जो भी काम होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, ये सब काफ़ी ईजी होता है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो प्लेन्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग रहते हैं, पीपल वहाँ पर रहते हैं, सब लोगों ने पढ़ा था माउंटेन्स में नहीं रहते हैं, नीदर प्लेट्यूज, राइट, ये सिर्फ सीनरी और घूमने जाने के प्लेसेस होते हैं, बट जो यहाँ पे जो प्लेन्स होते हैं यहाँ पे पीपल रहते हैं, कई सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, पॉपुलेशन होती है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, अब जो कई सारे सबसे बड़े बड़े प्लेन्स हैं जो कि रिवर्स वगैरह से फॉर्म करे गए हैं वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में, जैसे कि इन एशिया जो प्लेन्स है ये फॉर्म करे गए हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र में इंडिया से, और चाइना में यांगत्सी से, ठीक है, यांगत्सी ये एक लाइक उनकी रिवर, मतलब रिवर है, ठीक है। नाउ प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, अब जो प्लेन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूजफुल एरियाज होते हैं ह्यूमंस के लिए, मैंने बताया था कि पीपल वहाँ पे रहते हैं और वो फर्टाइल होते हैं, एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स वगैरह बन सकती हैं। There is a great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation. मैंने अभी आपको बताया कि कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं प्लेन्स, और वो जो फ्लैट एरिया होता है वहाँ पे फ्लैट लैंड है तो लोग अपने वहाँ पे घर वगैरह भी बना लेते हैं। फर्टाइल सॉइल की वजह से एक्चुअली क्या होता है, जो लैंड है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है कल्टिवेशन के लिए। तो इंडिया में जो इंडो गैंगेटिक प्लेन से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं कंट्री के, ठीक है, इंडिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इमेज दिखाई थी ऑलरेडी प्लेन्स की, ग्रेट, ओके। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, अब लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, तो ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस के हैव बीइंग लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। अब ह्यूमंस अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स में अलग अलग तरीके से रहते हैं, राइट, रह रहे होते हैं। लाइफ जो होती है, लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियर एरियाज, मैंने बताया था लाइफ डिफिकल्ट होती है माउंटेनियस एरियाज में, वहाँ का हार्श वेदर, लैंड नहीं होता है एग्रीकल्चर के लिए, तो इन सारे रीजंस की वजह से माउंटेन्स पे लाइफ डिफिकल्ट होती है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस, प्लेन्स काफ़ी अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं बिकॉज वो फ्लैट होते हैं, कल्टिवेशन वहाँ पे आसानी से हो सकता है, तो इन रीजन से प्लेन्स अच्छी ज़्यादा कंडीशन में होते हैं। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और रोड इन अ प्लेन एंड अ माउंटेन, मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है क्रॉप्स को ग्रो करना, घर को बनाना, रोड्स को बनाना प्लेन्स में रादर दैन द माउंटेन्स, राइट। तो कुछ जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है जैसे कि अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, तो ये क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। ऑलरेडी हम लोग ये जानते हैं अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, तो ये नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, अब बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी लार्ज अमाउंट में लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क, अब अगर इन इंसिडेंट्स के बारे में अवेयरनेस मतलब बता दिया जाता है पहले से लोगों को, तो वो जो प्लेसेस वगैरह है लोग उस प्लेसेस को खाली कर लेते हैं, तो जो डिस्ट्रक्शन है पीपल का वो कम होता है, जो रिस्क है कम हो जाते हैं। यू मे फाइंड आउट from your own surroundings in how many ways we use the land and water. Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land, हम लोग हाउस को कंस्ट्रक्ट करते हैं फर्टाइल लैंड में। इसी तरीके हम लोग जो गार्बेज है उसको पानी में फेंकते हैं ताकि वो हम लोग उसको डर्टी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मतलब जो वाटर वगैरह में हम लोग को कचरा नहीं फेंकना चाहिए, जो फर्टाइल लैंड है उधर पे हाउसेस वगैरह कंस्ट्रक्ट नहीं करने चाहिए। तो वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर, जो भी इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स हमको नेचर से मिले हैं हमको उन्हें केयरलेस मैनर में नहीं यूज़ करना चाहिए।
The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for future generations as well. अब जो अवेलेबल लैंड हमको मिला है सिर्फ हमारे ही यूज़ के लिए नहीं है, हमारी ये भी ड्यूटी होती है कि हमको उसको जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी हमें उसको छोड़ना चाहिए और एक बेटर प्लेस बना करके रखनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है ये रिस्पेक्टिव चैप्टर खत्म, दैट इज मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को यहाँ पे पूरा स्टडी आउट करा फ्रॉम क्लास 6 ज्योग्राफी. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ. टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर. जय हिंद.